थी। वो मेरे चचा की अकलूती बेटी थी। उसकी हमारे घर मौजूदगी के पीछे बहुत अजीब वाकयात थे। 2.5 माह पहले चची उम्मा का अचानक इंतकाल हो गया था। चचा अब्बा फौज में सिपाही थे। छुट्टी के बाद वो अपनी मंजिल को लौट गए, मगर लौटने से पहले अपनी अकलौती बेटी का सुधार करना था, इसकी रहाइश का इंतजाम करना था। चचा दुधिया गांव में रहते थे और सबसे बड़े चचा भी वहीं मुकीम थे। असल बात ये थी कि उसे अपने बड़े चचा के घर चले जाना चाहिए था कि अब एक संसान से घर में तन्हा लड़की कैसे रह पाती। मगर मेरे अब्बा ने अपने बड़े भाई से मन्नत समाजत करके उसे हमारे घर ले आए। वैसे तो लोग पराए बच्चों को अपने यहाँ ठहराने में ताजुब का शिकार रहते हैं, मगर मेरे अब्बा उसे हमारे यहाँ ठहराने पर बजद थे। हमारा घर गांव से बहुत दूर दूसरे शहर में था, सो छोटे चचा के वापस लौटने से एक रोज कबल ही चचा की अकलौती बेटी को हमारे घर ले आए। हम 3 भाई थे। अपनी माँ के सिवा किसी लड़की को अपने घर न कभी देखा था, न उसका कोई तजर्बा था। मैं सबसे बड़ा यानी रशीद, फिर अहमद और फिर आदम। चचा की बेटी अहमद की हम उम्र थी, मुझसे तकरीबन 2 साल छोटी थी। शुरू के दिनों में जब वो आई तो उसकी आंखों के गर्द गहरे हल्के थे। यकीनन माँ की जदाई ने उसे मगमूम कर दिया था। वो खामोश तबायत और अपनी ज़ात में मगन सी लड़की थी। BSc का पहला साल था। गांव से शहर आने पर दोबारा उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया गया। वो घर के छोटे मोटे काम करती, उम्मा का हाथ बटा देती, अपनी पढ़ाई में मगन रहती। घर में उम्मा के बाद आदम था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत बेतकल्फी थी। हम अपनी दुनिया में मगन थे और जिंदगी चलती जा रही थी। बहुत ही जिंदगी में अचानक जनबिश तब हुई जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। यूनिवर्सिटी से घर आते हुए मोटरसाइकिल रक्शे से टकराई। हादसा इतना शदीद ना था, इसलिए मेरे बाजों और टांग पर चोटें आए, बाकी सब ठीक था। ये बस एक ही दिन था। मैंने इस लड़की को इतना करीब से देखा कि मुझे अपने देखने पर अफसोस हुआ। इससे पहले भी उतवार को भी घर में न ठहरा था। शायद यही वजह थी कि मुझे कभी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। ये मेरे हादसे का दूसरा रोज था। मैं पिछला सारा दिन कमरे में पड़ा रहा। दर्द था और सौजन, जिसके बाद बुखार भी था। इस रोज में सुबह सवेरे कमरे से बाहर आया। ये बिहार के दिन थे, अप्रैल का आगाज था। कमरे से निकलकर लाउंज में आ बैठा। सारा दिन लेटे रहने से जिस्म दर्द करने लगा था। ये 8 बजे का वक्त था। आदम के स्कूल की चीजें ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। चचा की बेटी किचन में पराठे बनाने में मग्न थी। ये एक बड़ा सा बरामदा था, जिसके एक हिस्से में 2 संगल और 1-2 सेटर सूफा रखकर उसे लाउंज की शक्ल दी गई थी, जबकि इसी बरामदे की दूसरी जानिब खाने की मेज के गर्द कुर्सियां रखकर उसे डाइनिंग हॉल बनाया गया था। डाइनिंग हॉल के बिल्कुल साथ किचन था। वो वहीं से बरामद हुई और अहमद के सामने पराठा रखकर फिर चली गई। अब्बा चाय पीकर उठ खड़े हुए। इतना में उम्मा भी आदम को तैयार कर चुकी थीं। आदम को अब्बा के साथ स्कूल जाना था। उम्मा वापस लौटें तो उनकी निगाह मेरी तरफ गई। मेरी खैरियत दरियाफत करके मेज़ की जानिब बढ़ें और अपनी चाय पीने लगें। अब वो दोबारा जाहिर हुई। मेज़ पर बिखरे फालतू बर्तन समेटने लगी। अहमद नाश्ता करके यूनिवर्सिटी रवाना हुआ। किचन से बर्तन धोने की आवाज़ आने लगी। यकीनन अब वो बर्तन धो रही थी। इम्मा ने मेज़ से बकिया बर्तन समेटे और उसके पीछे किचन की तरफ चली गईं। थोड़ी देर बाद इम्मा मेरे नाश्ते का हल्का फल्का सामान लाएं। मैंने मोबाइल एक जानिब रखा और खाने की जानिब मतवज्जा बैठा रहा। अब किचन में झाड़ू दी जा रही थी। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था। ये 9:30 बजे का वक्त था। सब्जी वाले ने आवाज़ दी तो उम्मा सब्जी लेने बाहर चली गईं। वो किचन से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। अब यकीनन कमरे से बस्तर समेटे जा रहे थे। ये उसका और उम्मा अब्बा का मुश्तरका कमरा था। दरअसल उम्मा अब्बा के कमरे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाज़ा उम्मा के कमरे में खुलता था। बस वही कमरा उसका मस्कन था। अम्मा के कमरे के अलावा घर में 2 और कमरे भी थे। एक कमरा मेरा और दूसरा अहमद और आदम का था। इसकी घर आमद पर मुझे कमरा खाली करने का हुक्म दिया गया, ताकि मेहमान को सबसे अच्छे कमरे में ठहराया जाए। मगर उसने इस छोटे से सीटर निमा कमरे में रहना पसंद किया। आमा के कमरे की सफाई हो चुकी थी और अब उसका रख आदम और अहमद के मुश्तरका कमरे की जानिब था। उम्मा सब्जी खरीद लाई थी और उनके हमराह मोहल्ले की एक और औरत भी थी। अब वो दोनों बातों में मगन दुनिया और माफिया से बेगाना बैठी थी। मैं बाहर अपने मोबाइल में मगन था, मगर इसमें था क्या? ये 10:30 बजे का वक्त था, जब वो मेरे कमरे की सफाई से भी फारिग हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से कमरे में बंद पड़े रहने से कमरे में अजीब सी बो फैल चुकी थी।
मैं अपनी चश्म तसव्वुर से अपने साफ सुथरे कमरे को देख रहा था। मैं बरामदे से उठकर सहन में बिछे तख्ते पर आ बैठा था। इम्मा दूसरे सरे पर बैठी मिटर के दाने निकाल रही थीं। शायद आज मुक्स वेज बनाने का इरादा था, इसलिए मीठी, गाजर और दूसरी सब्जियां भी उनके करीब मौजूद थीं। अब वो बरामदे की सफाई में जटी हुई थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, ये कॉलेज नहीं गई आज? इसी ख्याल के जेर असर मैंने उम्मा से इस बारे दरियाफ्त किया तो उम्मा ने बताया कि उसके कॉलेज आज कोई सेमिनार था, तो उसने छुट्टी कर ली। अब वो बर्श से सहन साफ कर रही थी। बर्श की वजह से गर्द व गुबार उड़ने की बजाय बस में समट रहा था। धूप ज्यादा तपती हुई न थी। वो सहन में बैठी जिंदगी की तरह बर्श के जरिए कोड़ा खींचकर दूसरे सरे तक ले जा रही थी। दूसरे सरे पर छोटा सा खड़ा था, जहां उम्मा ने कपड़े धोने का इंतजाम कर रखा था। मैं अम्मा के पास बैठा एक अचटती सी नज़र इस पर भी डाल लेता था। सहन की सफाई के बाद उसने खड़ा धविया, फिर गसल खाने की सफाई की। जब वो गसल खाने से निकली तो उसके बाल भीगे हुए थे, माथे पर पसीने के कतरे थे, सामने वाले छोटे छोटे बाल चिपके हुए थे। इस तमाम उर्से के दौरान उम्मा और उसके दरमियान कोई मुकालमा ना हुआ। क्या वो उम्मा से भी बात नहीं करती, या उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जैसा कि आम तौर पर घरों में हो जाते हैं? ये वो पहला ख्याल था जो उसकी खामोशी देखकर मेरे जहन में आया। 11 बजे के करीब वो उस सफाई से फारिग हुई। अब उसका रुख दोबारा अपने कमरे की जानिब था। क्या कोई इतना लाताल्लुक भी हो सकता है? सहन में मौजूद हम दो नफरों को ये दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसी भी औरतें होती हैं जिनके पास करने को कोई बात ना हो? इसकी तवील खामोशी मेरी समझ से बालातर थी। वो कमरे से लौटी तो इसके हाथ में एक गुलाबी बड़े बड़े फूलों वाला सॉट था। ये उसका सॉट था और मुझे याद आया, उस पर यह सॉट बहुत जचता था। सफ़ेद ट्राउज़र के साथ गुलाबी फूलों वाली कमीज और वैसा ही लीन का दोपटा। अब वो बरामदे के दूसरे सरे पर पड़े सटेंड की जानिब बढ़ी। कपड़े सटेंड की अलमारी में दाखिल हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर मोबाइल में मगन था और कुछ देर बाद गीली बालों पर तौलिया लपेटे वो गसल खाने से निकली और कमरे की जानिब बढ़ गई। अब वो एक बार फिर हमारे उर्द गर्द जाहिर हुई। गुलाबी फूलों वाला दुपट्टा उसके सर पर था। अब वो तख्ते की जानिब बढ़ रही थी। मैंने किसकर अपनी आंखें फेर लें। वो उम्मा के करीब रखी। मैं मीठी की एक शाख से खीलता उसकी आवाज़ का मुंतज़र था कि शायद उसके लफ्ज़ किसी समत को निकलें। वो कुछ लम्हे यूं ही उम्मा के करीब खड़ी रही। हमारे अर्द गर्द लोशन की भीनी सी खुशबू फैल गई। मैंने अपनी दिखती टांग सीधी की। उम्मा ने मुस्कुराकर उसे देखा और पास रखी टोकरी उसकी जानिब बढ़ाई, जिसमें मिटर के दाने और आलो थे। उसने टोकरी थामी और फिर कचन की जानिब चल दी। अब वो मेरी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। आतनी खामोशी। अब धूप थोड़ी तेज होने लगी तो उम्मा ने मुझे भी उठने का हुक्म दिया। मैं अब उस खामोश ड्रामे से अकता गया था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरा हकीकत में साफ सुथरा और मेरी चश्म तसव्वुर जैसा ही था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद, गर्द व गुबार से पाक थी। अब मुझे भी साफ हो जाना चाहिए था। इसी ख्याल के पेश नज़र अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र उठाए गसल खाने की जानिब बढ़ गया। मिसवाक करने और मना धोने के बाद मैंने लिबास तब्दील किया। नहाना ज़ख्मों के बायस था। मैं गसल खाने से निकला तो हांडी में चम्मच हिलाने की आवाज़ आने लगी। उम्मा अब्बा के कपड़े इस्त्री करने में मगन थीं और यकीनन कचन में वही मौजूद थी। उम्मा ने मेरी धुली धुलाई सूरत देखी तो मुस्कुरा दें, फिर यूं ही इधर उधर की गुपशप करने लगे। मैं दोबारा उम्मा के करीब लावंज में बैठ गया। चचा आया, गोंद दो। ये अचानक सुनाई देने वाली खूबसूरत सी आवाज़ यकीनन उसी की थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो कचन के दरवाजे में खड़ी उम्मा से मुखातिब थी। उम्मा ने आटा गूंधन से इनकार कर दिया कि फ्रीज में पड़े आटे से गुजारा हो जाएगा। वो सिर हिलाती दोबारा कचन में दाखिल हो गई। मैं उसकी मसरूफियत पर रश्क कर रहा था। एक में था जो छट्टी के रोज़ उठकर मोबाइल देखने और 3 वक्त के खाने के सिवा कुछ कर नहीं पाता था, और दूसरी तरफ वो थी जो ज़्यादा फजर के वक्त से अब तक चलती फिरती, छोटे बड़े सब काम निपटा रही थी। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में चावल, मौंग और मुसव्वर की दाल डाले चलती हुई बाहर आई और मेज़ के गर्द पड़ी करसी में से एक निकाल कर बैठ गई। अब वो चावल साफ करने लगी और मुझसे बेहतर कौन जानता था कि उस चावल दाल से मेरे लिए खिचड़ी बनेगी। ये भी उम्मा का फरमान था। मैं एक नज़र इस पर डालकर अब उम्मा को देख रहा था। अब उम्मा किसी कमीज़ का बटन टाँक रही थी। वो इतना काम क्यों कर रही है? उम्मा उसका हाथ क्यों नहीं बटा रही? क्या ये तमाम काम मुश्किल नहीं? तो क्या खामख्वाह फी मंशा शौर मचा रखा है? शायद मक्स वेज का।
ये सालन तैयार हो चुका था। ज़ीरे की खुशबू घर में हर तरफ फैल चुकी थी। शायद खचड़ी चूल्हे पर चढ़ाने को तैयार थी। प्याज हल्के ब्राउन हुए तो मैं किचन में दाखिल हुआ। अब वो नमक और कुटी हुई काली मिर्च कढ़ाई में डाल रही थी। मुझे अंदर दाखिल होते देखा तो समट कर एक जानिब हो गई। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। इसने करीब रखे गिलास से थोड़ा सा पानी कढ़ाई में डाला। अब मसाले की भुने का वक्त था। मैंने वहीं खड़े बोतल से पानी गिलास में अंडीला। इसने 2.5 गिलास पानी नाप कर कढ़ाई में डाल दिया। अब वो सनक की जानब बढ़ गई। मैं तसल्ली से छोटे छोटे घूंट भरता पानी पी रहा था। एक गिलास पानी पिया, गिलास शेल्फ पर धरा। इसने भगोकर रखे हुए दाल और चावल से पानी निकाला। इधर कढ़ाई में डाले गए पानी में जोश आया। उसने चावलदा पानी में डाला, कढ़ाई का ढकना रखा और तब तक मैं किचन से निकल चुका था। मेरे इकाबर से कढ़ाई को ढीकने की आवाज़ अभरी। हमारे शहर के मारूफ मस्जिद में ज़हर की अजान का वक्त हुआ था और फिर मूज़न की आवाज़ गूंजी। अजान मुकम्मल हुई तो कच्चन से रोटी बनने की आवाज़ आने लगी। उम्मा कच्चन से अभरने वाली इस आवाज़ की जानिब मतवजा। कुछ लफ्ज़ों का तबादला हुआ। थोड़ी देर बाद वो किचन से निकली और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब वो यकीनन नमाज अदा करेगी। 5 वक्त की नमाज बाजमायत अदा करना बचपन से मामूल था और अब तक ये आदत पख्ता हो चुकी थी। इमा समियत कोई भी बगैर किसी उज़्र के नमाज कदा ना करता था, और वो भी शायद नमा